आज हम लोग पढ़ेंगे तरंग के बारे में। तरंग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है भाई, यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं। देखिए अगर पूछा जाए कि तरंग क्या होता है, तरंग क्या है, तो तरंग को पहले समझ लेते हैं। तरंग होता क्या है? जैसे एक जगह से दूसरे जगह एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ऊर्जा को भेजना होता है, तो पार्टिकल्स की जरूरत पड़ती है। पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं, तो ऊर्जा पहुंचती है। लेकिन तरंग जो होता है ना, इसके माध्यम से क्या होता है कि बिना पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजे ही हम लोग ऊर्जा को स्थानांतरित कर सकते हैं, ऊर्जा को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए विद्युत ऊर्जा है, तो विद्युत ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए हम लोग क्या करना पड़ता है? इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह भेजना पड़ता है। लेकिन अगर हमें मान लीजिए कोई डाटा ट्रांसफर करना है, तो हम तुरंत एक जगह से दूसरी जगह भेज देते हैं बिना तार के माध्यम से ही। तो बिना तार के माध्यम से या बिना पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करके हम ऊर्जा को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं? तरंग कहते हैं। तो तरंग एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए तरंग कितने प्रकार के होते हैं भाई। देखिए तरंग मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं। तरंग कितने प्रकार के होते हैं? तरंग दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जिसको हम लोग कहते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग, इंग्लिश में इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहा जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंग। और एक होता है यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंग, यांत्रिक तरंग इसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कहा जाता है यांत्रिक तरंग। देखिए इन दोनों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। सबसे पहले किसके बारे में? विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में, उसके बाद पढ़ेंगे यांत्रिक तरंग के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग में हम लोग देखेंगे इसकी कुछ विशेषता है, इसी से इसको पहचाना जाता है। कुछ खास बात है इसके बारे में, तो विशेषता या खास बात हम लोग जान लेते हैं कि इसकी विशेषता क्या होती है भाई। इसकी विशेषता क्या होती है उसके बारे में जब पढ़ेंगे तो उसके बारे में भी जान लेंगे कि उसकी विशेषता क्या है। विशेषता यानी कि कुछ खास बात है, उस खास बात से ही हम लोग पहचान लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो देखिए इसका खास बात क्या क्या है। जैसे एक तो ये विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती है वो प्रकाश की चाल से चलती है। तो सीधे हम बोल सकते हैं कि ये प्रकाश की चाल से चलती है। प्रकाश की चाल से चलती है। प्रकाश की चाल से चलती है। देखिए प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बोल सकते हैं, या इसे हम लोग बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो एक तो विद्युत चुंबकीय तरंग की पहली विशेषता क्या है भाई कि ये प्रकाश की चाल से चलती है। दूसरी बात, इसे चलने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए भाई, माध्यम नहीं चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। माध्यम कहने का मतलब क्या कि जैसे पानी हो गया, मतलब गैस, लिक्विड, आप बोल सकते हैं सॉलिड। तो इसको चलने के लिए कोई भी जगह नहीं चाहिए, है तो ठीक है, नहीं तो कहीं भी चल सकती है। मतलब इसको चलने के लिए निर्वात में भी ये चल सकती है। साफ साफ बात क्या है भाई कि निर्वात में भी चल सकती है। अब एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछ देता है, निर्वात में भी चल सकती है। निर्वात कहने का मतलब कि जहां पर कुछ नहीं है, जहां पर कुछ नहीं है, जैसे हवा भी नहीं है, पानी में, मतलब कोई भी माध्यम ही नहीं है जाने के लिए, वहां भी ये चल सकती है। तो ये इसकी कुछ खास विशेषता है। अब देखिए और कुछ विशेषता के बारे में जान लेते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगों का कुछ और विशेषता है। जैसे इस पर कोई चार्ज नहीं होता है, कोई भी चार्ज यानी कि कोई आवेश नहीं होता है। तो इस पर कोई आवेश नहीं होगा भाई, इस पर कोई आवेश नहीं, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ये मत समझ लीजिएगा कि यांत्रिक तरंग पढ़ा रहे हैं, नहीं, यांत्रिक तरंग अभी बाद में पढ़ेंगे हम लोग। समझ रहे हैं किसके बारे में? विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में। तो विद्युत चुंबकीय तरंग पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है। उसके बाद ना निगेटिव होता है ना पॉजिटिव होता है। उसके बाद इन तरंगों को, विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम लोग क्या कर सकते हैं? ध्रुवित कर सकते हैं, पोलराइज कर सकते हैं। तो इन तरंगों को हम लोग क्या कर सकते हैं? तो ध्रुवित किया जा सकता है, ध्रुवित किया जा सकता है। ध्रुवित कहने का मतलब क्या है? पोलराइज।
पोलराइज मतलब एक बिंदु पर ला सकते हैं हम लोग, एक जगह इकट्ठा करके ला सकते हैं, मतलब बटोर सकते हैं, बटोरना कह सकते हैं इसको, कि एक जगह पर इसको एक बिंदु पर गिराया जा सकता है। इन तरंगों को इकट्ठा करके एक बिंदु पर गिराया जा सकता है, तो हम लोग क्या कहते हैं, उसे ध्रुवित किया जा सकता है, पोलराइज किया जा सकता है। वैसे ये जो तरंग है, जो जिन तरंगों को हम लोग ध्रुवित कर सकते हैं उन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी बोल सकते हैं। तो इन तरंगों को हम लोग क्या बोल सकते हैं सर, इन तरंगों को हम लोग अनुप्रस्थ भी बोल सकते हैं। अनुप्रस्थ को इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव कहा जाता है, तो इसे अनुप्रस्थ तरंग भी कहा जा सकता है। तो देखिए इसकी कुछ खास विशेषता मैंने बता दिया कि प्रकाश की चाल से ये चलता है भाई, इसे चलने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है, ये कहीं भी चल सकता है, यानी कि निर्वात में भी चल सकता है। इस पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई चार्ज नहीं होता है इन तरंगों पर। ध्रुवित किया जा सकता है, इनको पोलराइज किया जा सकता है, और इन्हें अनुप्रस्थ तरंग भी कह सकते हैं। अनुप्रस्थ तरंग, ट्रांसवर्स वेव कहा जा सकता है। अब बारी आती है कि इसका खोज किसने किया था। इसका खोज कौन किया था भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगों का, तो ये मैक्सवेल किया था। कौन किया था भाई, मैक्सवेल किया था। तो ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, मैक्सवेल ने किया था खोज। इन तरंगों का किसने किया था, मैक्सवेल ने किया था। तो इतनी बातों को आप गांठ बांध लीजिए, यहां से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे होती कौन कौन सी है। एग्जाम्पल में एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों को हम लोग समझ लेते हैं कि ये कौन सी तरंगे होती है विद्युत चुंबकीय तरंग। देखिए चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग को। विद्युत चुंबकीय तरंग, इंग्लिश में कहे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसका एग्जाम्पल कौन कौन सी तरंग हो सकती है। देखिए मैं लिंक बता दे रहा हूं, इस लिंक को आप याद रखिएगा, मैं अपने याद करने के लिए बनाया हूं, तो आप भी इसको याद रख सकते हैं। लिंक है गाउ बीमार, ये लिंक आप याद रखिएगा। जिस क्रम में लिखा गया है उसी क्रम में आपको भी याद रखना है, जिस क्रम में लिखा गया है उसी क्रम में आप भी याद रखिएगा इसे। ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंग है और एक सीरीज में है, मैं बताऊंगा कि ये कैसे काम करेगा, तो इसको लिंक को याद रखना है। अब बारी बारी से देख लेते हैं। सबसे पहले जी को देखते हैं। जी का मतलब कौन सी तरंग, गामा तरंग, गामा रे बोल सकते हैं, गामा तरंग यानी गामा रे। उसके बाद ए जो तरंग है हमारी, ए, देखिए ए मैंने इसलिए लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे एक्स से कोई लिंक ही नहीं बन रहा था, इसलिए लिंक बनाने के लिए मैंने ए डाल दिया है। ए से यहाँ पे एक्सरे याद रखिएगा, एक्सरे, एक्स तरंग या एक्सरे बोल सकते हैं। एक्सरे ऐसे, एक्सरे किससे लिखा जाता है, एक्स से लिखा जाता है, तो ये ध्यान रखना है कि एक्सरे कहिए, ए से लिंक बनाने के लिए मैंने बताया है। उसके बाद यू से अल्ट्रा वायलेट रे होता है। यू से क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा वायलेट को हम लोग बोलते हैं पाराबैंगनी, अल्ट्रा वायलेट को बोलते हैं पाराबैंगनी, पाराबैंगनी किरण, पाराबैंगनी बोल सकते हैं। उसके बाद वी से क्या होता है, वी से विजुअल रेज होता है। विजुअल रेज को हम लोग जिसको देख सकते हैं, विजुअल रेज को दृश्य विकिरण कहते हैं। दृश्य, जिस प्रकाश को हम लोग देख लेते हैं ना, वही प्रकाश क्या कहलाता है, वही तरंग क्या कहलाता है, वो हमारा विजुअल रेज कहलाता है। तो यहाँ पर दृश्य विकिरण बोल सकते हैं, दृश्य विकिरण, दृश्य विकिरण हो जाएगा। उसके बाद आई से हो जाएगा हमारा इंफ्रारेड। आई से क्या हो जाता है भाई, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को हम लोग अवरक्त किरण कह सकते हैं, तो ये अवरक्त हो जाता है, अवरक्त किरण, इंफ्रारेड यानी कि अवरक्त किरण। उसके बाद एम से क्या हो जाता है, एम से हो जाता है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव को हम लोग सूक्ष्म तरंग कहते हैं। माइक्रोवेव को क्या कहते हैं, सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग कहते हैं। उसके बाद ए से, ए यहाँ पे नहीं होगा, ये ऐसे लिंक बनाने के लिए हो गया है। गाय ऐसे गाउ बीमार कर लीजिएगा, ये यहाँ पे ए को नहीं रखेंगे क्योंकि ए से कोई वहां पे तरंग ही नहीं होगा, इसको यहां से हटा देते हैं। चलिए आर को और नजदीक कर देते हैं। चलिए आर से कौन सी तरंग हो जाएगी भाई, आर से हमारी तरंग हो जाएगी रेडियो वेव। कौन सी, रेडियो। तो रेडियो को रेडियो ही बोलते हैं, रेडियो तरंग, रेडियो तरंग। अब देखिए तो इसमें गामा तरंग, एक्सरे, पराबैंगनी किरण, दृश्य विकिरण, अवरक्त किरण, सूक्ष्म तरंग और रेडियो तरंग। इंग्लिश में कहे तो गामा रेज, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, विजुअल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। अब देखिए
अब इधर से 3 गो तरंग आपको दिख रही होगी, 1 2 3, और इधर से भी आपको दिख रही होगी 1 2 3। बीच की जो तरंग है ना, ये जो बीच की तरंग आप देख रहे हैं विजुअल रेज, ये दृश्य विकिरण है, इसी को हम लोग देख पाते हैं। बाकी की 3 तरंगों को हम नहीं देख सकते हैं, और इधर के भी बाकी 3 तरंगों को हम नहीं देख सकते हैं। ये तरंगे हमारे लिए ये खतरनाक साबित हो सकती है। ये तरंगे हमारे आंखों के लिए भी खतरनाक हो सकती है, और ये भी तरंग हो सकती है खतरनाक। तो इन तरंगों को हम देख नहीं पाते, इतना मतलब ये तेजी से पार होती है, इनके पास इतना ऊर्जा होता है कि हम इसे देख नहीं पाते हैं। लेकिन हम लोग कौन सी तरंगों को देखते हैं भाई? दृश्य विकिरण को। इसी को हम लोग प्रकाश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश। तो हम लोग बारी बारी से सबके बारे में देखते हैं। देखिए, अब ये जैसे जैसे तरंग, मैंने 7 तरंगों को लिखा है, ये 7 तरंगों को अगर आप इधर से इधर बढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए कि आप यहां से शुरू करते हैं, इधर बढ़ते हैं, इस तरीके से ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। तो जैसे जैसे इस साइड से बढ़ेंगे आप, गामा किरण से लेकर के आप जैसे रेडियो तरंग तक बढ़ेंगे, तो इसका तरंग दैर्घ्य बढ़ता जाएगा, वेवलेंथ बढ़ता जाएगा। वेवलेंथ आप जानते होंगे कि तरंग दैर्घ्य पे ही डिपेंड करता है तरंगों की चाल। अगर जिस तरंग का तरंग दैर्घ्य बहुत ज्यादा है, वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, तो उसकी स्पीड भी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, वो लंबी दूरी तय करेगी। तो अगर हम देखेंगे कि तरंग दैर्घ्य यानी कि वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य, इसको वेवलेंथ कहते हैं भाई, वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य। तो जैसे जैसे हम इधर से इधर बढ़ते हैं तो तरंग दैर्घ्य बढ़ते चला जाता है। अब मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होगा? सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होगा? तो रेडियो तरंग का होगा। सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होगा भाई? रेडियो तरंग का होगा। तो सबसे लंबी दूरी भी तो तय करेगी ये, सबसे लंबी दूरी तय करती है कौन? रेडियो तरंग। ये ध्यान रखिएगा, अधिक दूर तक किसी सिग्नल को भेजने के लिए इसी का प्रयोग करते हैं, रेडियो तरंग का ही प्रयोग करते हैं। लंबी दूरी तय करेगी, इसका मतलब कि सबसे कम दूरी कौन तय करती होगी? इन तरंगों में सबसे कम दूरी कौन तय करती होगी? तो ये करती है गामा रे, क्योंकि सबसे कम तरंग दैर्घ्य इसी का होगा, और सबसे अधिक किसका होगा? रेडियो तरंग का। क्योंकि जैसे जैसे हम यहां से इधर बढ़ रहे हैं, तरंग दैर्घ्य क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। अब थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। देखिए, यहां से अगर जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं, तो इस साइड में जैसे जैसे हम लोग बढ़ते हैं, तो तरंगों का आवृत्ति बढ़ता है। क्या होता है भाई? आवृत्ति। आवृत्ति को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और आवृत्ति डिपेंड करता है, आवृत्ति पर ही डिपेंड करता है ऊर्जा। अगर आवृत्ति ज्यादा हो तो मतलब ऊर्जा भी बढ़ेगी, और यहां पर ऊर्जा भी बढ़ जाएगा भाई, ऊर्जा बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ता चला जाएगा, जिस तरंग के पास एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, उसके पास क्या होगा? उसके पास भेदन क्षमता बहुत ज्यादा हो जाएगी। भेदन क्षमता यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, पेनिट्रेट करने का पावर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो पेनिट्रेटिंग पावर किस ज्यादा हो जाता है, तो भेदन क्षमता बोल सकते हैं, भेदन क्षमता बढ़ जाता है, भेदन क्षमता बढ़ता है। अब देखिए, अब मुझे आप बताइए कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होगा? सबसे ज्यादा भेदने का क्षमता किसके पास होगा? भेदने का मतलब क्या होता है? छेद करना, किसी चीज में होल कर देना, या किसी चीज को काटने उठने का प्रयोग किया जाता है। तो ये सबसे ज्यादा किसके पास होगा भाई? गामा रे के पास। और दूसरे नंबर पे किसके पास होगा? तो एक्सरे के पास होगा। तीसरे नंबर पे पराबैंगनी के पास होगा। सबसे कम भेदन क्षमता किसका होगा? रेडियो तरंग का होगा। तो ये तरीका है, आप इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें से क्या करेगा, एग्जाम में क्या करता है कि इन दोनों को हटा देगा, रेडियो तरंग को भी नहीं देगा और गामा रे को भी नहीं देगा। तो ना रेडियो तरंग को देगा ना गामा रे को, और इन 4 को उठा लेगा, विजुअल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और पराबैंगनी किरण। अब इसमें से कह देगा कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका है? इन चारों में से बताइए कि भेदन क्षमता सबसे ज्यादा किसका है? माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल रेज और अल्ट्रावायलेट में किसका है? तो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा भेदन क्षमता किसका होगा भाई? तो पराबैंगनी का होगा। क्यों भाई? क्योंकि जैसे जैसे हम उधर से इधर बढ़ते आ रहे हैं, तो भेदन क्षमता क्या हो रहा है? यहाँ पे बढ़ते चला जा रहा है। तो जैसे जैसे हम वहां से इधर बढ़ेंगे, भेदन क्षमता सबसे ज्यादा होगा किसके? गामा रे का, उसके बाद होगा एक्सरे का। लेकिन एक्सरे का जो तरंग दैर्घ्य है वो बहुत कम है। एक्सरे का तरंग दैर्घ्य ये ज्यादा दूरी नहीं तय कर सकती है। तो जिसके पास भेदन क्षमता बहुत ज्यादा है, भेदन क्षमता बहुत ज्यादा है, वो लंबी दूरी तय नहीं कर सकती है, कम दूरी पर ही इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जिसके पास लंबी दूरी तय करने का क्षमता है, उसके बाद भेदने का क्षमता नहीं है। तो इनको आप समझ गए होंगे। अब चलिए बारी बारी से इनका प्रयोग हम लोग जान लेते हैं, कि बारी बारी से इनका प्रयोग जान लेते हैं कि कहां पे इनका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए समझ लेते हैं।
देखिए सबसे पहले समझते हैं गामा रे का। गामा रे का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए गामा रे का प्रयोग भेदने में कर सकते हैं। एग्जाम में पूछा जाता है भाई किसी चीज को भेदने में, जैसे पत्थर उत्थर भी से काटा जा सकता है, पत्थर उत्थर होल करने में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, तो भेदने उदने में इसका प्रयोग कर सकता है। तो भेदने में इसका प्रयोग कर सकते हैं। कैंसर वैंसर के उपचार में भी इसका प्रयोग करते हैं, कैंसर उपचार में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। एमआरआई मशीन होती है, एमआरआई मशीन जो होती है उसमें जनरली गामा रे के साथ रेडियो वेव का भी प्रयोग किया जाता है, गामा रे के साथ रेडियो वेव का भी प्रयोग किया जाता है। तो एमआरआई मशीन में चुंबकीय तरंग तो यूज, देखिए जनरली अगर पूछेगा ना कि गामा रे में किसका प्रयोग करते हैं, तो इन तरंगों का नाम नहीं देता है, सीधे लिखा रहेगा चुंबकीय तरंग, तो सीधे मार दीजिए चुंबकीय तरंगों का, क्योंकि ये विद्युत चुंबकीय तरंग है सब, तो इनका प्रयोग किया जाता है। अगर ऐसे दे देगा गामा रे, इंफ्रारेड ऐसे करके, तो सीधे लगाएंगे क्या, गामा रे का प्रयोग करते हैं। लेकिन गामा रे भी नहीं रहेगा तो रेडियो तरंग लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एमआरआई मशीन में इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी जहां होता है, रेडियो सक्रियता जहां होती है, तो रेडियो सक्रियता में भी इसका यूज करते हैं। तो रेडियो सक्रिय पदार्थ होता ही है, रेडियो सक्रियता में इसका प्रयोग करते हैं, रेडियो सक्रियता में। ऐसे गोदाम में भी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो ये 4 पॉइंट कम से कम आप याद रखिए, किसके बारे में, गामा रे के बारे में सबसे ज्यादा पूछा जाता है भेदन करने में एमआरआई मशीन में। चलिए पहला हो गया। अगली तरंग को देखते हैं। अगला तरंग है हमारा एक्सरे। एक्सरे को समझते हैं। देखिए एक्सरे के पास तो भाई गामा के बाद दूसरा सबसे ज्यादा वेधन क्षमता है। तो इसका एक्सरे का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो एक तो हड्डी उड्डी अगर टूट जाती है तो हड्डियों का एक्सरे में करते हैं, हड्डियों का एक्सरे करने में या उसका अंदर का फोटो लेने में करते हैं भाई, हड्डी उड्डी टूट जाती है तो। उसके बाद जैसे आभूषण हो गया, आभूषण बोल सकते हैं, आभूषण यानी कि ज्वेलरी। आभूषण में अगर दरार आ जाता है तो उसको चेक करने के लिए, जांच करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो आभूषण में दरार को जांच करने के लिए, आभूषण में दरार को जांच करने के लिए करते हैं। तीसरी तरंग कौन सी थी? तो अल्ट्रा वायलेट को समझ लेते हैं, यूवी रेज, इसको समझ लेते हैं अल्ट्रा वायलेट यानी कि पराबैंगनी को। पराबैंगनी किरण का प्रयोग कहाँ करते हैं भाई? देखिए पराबैंगनी किरण तो एक खतरनाक किरण है भाई। पराबैंगनी तरंग एक प्रकार की कैसी है? खतरनाक है। ये क्या करती है कि एक तो धरती पर अगर डायरेक्ट पहुंच जाती है तो मतलब मनुष्यों में या जीव जंतुओं में त्वचा कैंसर उत्पन्न कर देती है, मतलब स्किन कैंसर पैदा करती है। तो इसको छान लिया जाता है, मतलब इसको फिल्टर कर देता है कौन? ओजोन परत। तो एग्जाम में पूछ देता है कि अल्ट्रा वायलेट रे को कौन छान लेता है भाई या फिल्टर कर देता है? तो वो कर देता है ओजोन। तो ओजोन के बदौलत ये नहीं आ पाती है, लेकिन ओजोन परत कभी कभी जहां पतला हो जाता है वहां पे डायरेक्ट धरती पर पहुंच जाती है, जिससे त्वचा कैंसर हो जाता है। तो त्वचा कैंसर उत्पन्न करती है, लेकिन कैंसर के उपचार में भी इसका प्रयोग कर देते हैं। मतलब त्वचा कैंसर का या सिकाई उकाई करने में, रोगियों का सिकाई उकाई करने में पराबैंगनी किरण का प्रयोग कर देते हैं। ज्यादातर जो एग्जाम में पूछा जाता है कि पानी को साफ करने में, बैक्टीरिया मार देता है पानी में, तो पानी को साफ करने में ही इसका प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पानी को साफ करने में किसका प्रयोग करते हैं? अल्ट्रा वायलेट का। देखिएगा आरओ में जो पानी को साफ करने के लिए उसमें एक लाइट जलती रहती है, छोटी सी लाइट, वो कौन सी होती है? वो अल्ट्रा वायलेट होती है, वो पानी को साफ कर देती है, तो इसमें जीवाणुओं को मारने का काम करती है। तो अल्ट्रा वायलेट हो गया। अगली तरंग को समझते हैं। अगली है, देखिए अगली हमारा विजुअल रेज है। विजुअल रे को हम लोग वी रे लिख दे रहे हैं। विजुअल मतलब दृश्य विकिरण, वी रे यानी कि दृश्य विकिरण। देखिए इसके बारे में तो बहुत पढ़ना है हम लोग को। इसी को कहते हैं प्रकाश। क्या कहते हैं भाई? प्रकाश। तो हमारा लाइट एक चैप्टर ही है, जो अलग से हम लोग पढ़ेंगे इसको। इसमें सब कुछ पढ़ना है, लेंस, दर्पण, हर चीज इसी में पढ़ना है, तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे विजुअल रे को। उसके बाद आ जाता है हमारा इंफ्रारेड। कौन सा? इंफ्रारेड, या इसको बोलते हैं औरक्त किरण का। देखिए औरक्त किरण का प्रयोग बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। औरक्त विकिरण का प्रयोग कहाँ करते हैं भाई? तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सीसीटीवी कैमरा में करते हैं। सीसीटीवी कैमरा में इसका प्रयोग करते हैं, सीसीटीवी कैमरा में इसका यूज किया जाता है। ये अंधेरे में चीजों को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब एग्जाम में पूछ देता है, जैसे सीसीटीवी में देखिएगा तो अंधेरे में एकदम ना के बराबर थोड़ा बहुत आपको दिखाई देगा, ये दिखता नहीं है। मैंने बताया ना कि विजुअल रेज के अलावा बाकी तरंगे आपको नहीं दिखेगी। सीसीटीवी कैमरा चालू रहता है लेकिन आपको दिखता नहीं है।
वो दिखेगा नहीं कि स्टार्ट है कि नहीं, क्योंकि वो तरंगे आपको दिखती नहीं है और विजुअल रेज को ही हम लोग देख पाते हैं, तो ये दिखता नहीं है, लेकिन ये देख लेता है। तो सीसीटीवी कैमरा में इसका प्रयोग करते हैं। सीसीटीवी कैमरा में रिमोट कंट्रोल में, रिमोट कंट्रोल, तो रिमोट कंट्रोल जो होता है, टीवी का जो रिमोट होता है भाई, रिमोट कंट्रोल बोलते हैं उसको, रिमोट कंट्रोल में इसका प्रयोग करते हैं। तो रिमोट कंट्रोल भी पूछेगा ना कि रिमोट कंट्रोल में, रिमोट को दिखेगा ना तो उसमें लाइट जलेगा तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन वो काम करता है, तो इसमें रिमोट कंट्रोल में इसका प्रयोग करते हैं। रिमोट कंट्रोल हो गया। उसके बाद इसका प्रयोग कुहासे में फोटोग्राफी के लिए, बादल उदल कहीं लग गया है या कुहासा बहुत ज्यादा हो गया है तो कुहासे में, कुहासा फॉग बोल सकते हैं, कुहासे में फोटोग्राफी के लिए, फोटोग्राफी के लिए, कुहासे में फोटोग्राफी के लिए, तो कुहासे में फोटोग्राफी के लिए किसका प्रयोग करते हैं, इंफ्रारेड का ही प्रयोग करती है। इसमें खास बात क्या होती है कि ये हीट उत्पन्न कर देती है। क्या कर देती है भाई, हीट, मतलब उष्मा को उत्पन्न कर देती है। उष्मा यानी कि हीट उत्पन्न करती है, हीट उत्पन्न करती है, तो ये भी ध्यान रखना है, हीट उत्पन्न करती है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखना है। चलिए ये था हमारा इंफ्रारेड। और भी तरंगों को समझ लेते हैं, माइक्रोवेव को समझ लेते हैं कि माइक्रोवेव का प्रयोग कहाँ किया जाता है, सूक्ष्म तरंगों का। तो अगला हमारा माइक्रोवेव, माइक्रोवेव इसको बोलते हैं सूक्ष्म, सूक्ष्म तरंग। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं भाई, सूक्ष्म तरंगों का। देखिए सूक्ष्म तरंग का प्रयोग ज्यादातर छोटे छोटे, मतलब होता है ना कि चीजों में करते हैं, जैसे कम्युनिकेशन में लंबी दूरी के लिए ब्रॉडकास्टिंग में यूज किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि डिश टीवी हो गया या सेट टॉप बॉक्स हो गया या मोबाइल टावर हो गया, इन सब में आप कर सकते हैं इसका। ये कम दूरी के लिए भी किया जाता है, ज्यादा दूरी के, मतलब दूरी के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन बहुत लंबी दूरी के लिए नहीं, मतलब एक मध्यम दूरी के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे अब इसका प्रयोग मोबाइल टावर में कर सकते हैं, मोबाइल टावर में भी इसका प्रयोग होता है, मोबाइल टावर में डिश टीवी जो होता है, डिश टीवी में होता है। उसके बाद सेटअप बॉक्स जो भी हम लोग लगाते हैं उसमें भी इसका प्रयोग करते हैं। जो खाना गर्म करने वाला जो ओवन होता है, खाना गर्म करने वाला ओवन में भी इसका प्रयोग किया जाता है। वो खाना अगर ठंडा रहता है तो उसको माइक्रोवेव क्या करती है, बहुत ज्यादा इकट्ठा होकर के उसको गर्म कर देती है, तो खाना गर्म करने वाले ओवन में भी इसका प्रयोग करते हैं। उसके बाद जैसे कभी कभी आप देखेंगे कि एक स्पीड गन होता है, स्पीड गन, गाड़ी उधर से आ रही है तो कितने के स्पीड में आ रही है उसको जांच करने के लिए वहां पे ट्रैफिक जो पुलिस होती है वो लिए रहती है, ताकि वो चेक कर सके कि कितने के स्पीड में आ रहा है। तो अगर स्पीड गन में पूछा जाएगा कि स्पीड गन में किसका प्रयोग करते हैं, तो सूक्ष्म तरंग का ही प्रयोग करते हैं। तो इसका प्रयोग स्पीड गन में किया जाता है, स्पीड गन में किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखना है, स्पीड गन में किया जाता है। तो ये हमारा था माइक्रोवेव के बारे में, सूक्ष्म तरंगों के बारे में। अब देखिए एक तरंग बच गया हमारा लास्ट में, रेडियो वेव। कौन सा, रेडियो तरंग। तो रेडियो तरंग को देख लेते हैं कि रेडियो तरंग का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, रेडियो वेव का। देखिए मैंने बताया रेडियो तरंग की लंबी दूरी होती है भाई, बहुत ज्यादा, इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, तो ये बहुत लंबी दूरी तय करने के लिए जानी जाती है। जैसे किसी बहुत अधिक दूर वस्तु को कैच करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए या उसको रिसीव करने के लिए रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। रेडियो में भी इसका प्रयोग किया जाता है, खास करके रडार में। किसमें प्रयोग करते हैं भाई, रडार में। तो अगर पूछेगा कि रडार में किसका प्रयोग करते हैं, तो रडार में रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो ये सब तरंग का प्रयोग हम लोगों ने पढ़ लिया इसको अच्छे से। बाकी का जो है यांत्रिक तरंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यहीं तक रहने देते हैं, तब तक ले बाय।